दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक और ताज़ा और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी के बारे में, जो 2025 में रिलीज हुई है और इस वक्त जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रही है। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि फिल्मों की लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अब सीधे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है साल 1999 से, जब एक इंडियन पैसेंजर प्लेन IC 814 को पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि भारत को मजबूरी में आतंकियों से डील करनी पड़ती है, ताकि प्लेन में मौजूद मासूम नागरिकों की जान बचाई जा सके। इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे होते हैं इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल। पैसेंजर्स तो बच जाते हैं, लेकिन अजय सान्याल के दिल में एक आग सुलग उठती है। उन्हें लगने लगता है कि हर बार इंडिया को झुकना पड़ता है और पाकिस्तान को कभी सीधा जवाब नहीं मिलता। यहीं से उनके दिमाग में एक बेहद खतरनाक और सीक्रेट प्लान जन्म लेता है। लेकिन उस वक्त रॉ और सिस्टम के बड़े अफसर इस प्लान को मंजूरी नहीं देते और मामला दबा दिया जाता है। फिर आता है साल 2001, जब दिल्ली में संसद पर हमला होता है और पूरा देश हिल जाता है। हर तरफ गुस्सा, डर और आक्रोश फैल जाता है। अब हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं और प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और टॉप इंटेलिजेंस अफसर एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं। यहीं पर अजय सान्याल के उसी पुराने प्लान को आखिरकार हरी झंडी मिल जाती है और इस सीक्रेट मिशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन धुरंधर। ये कोई आम मिशन नहीं था, क्योंकि इसका मकसद था पाकिस्तान पर बाहर से हमला नहीं, बल्कि उसे अंदर से तोड़ना। प्लान ये था कि एक इंडियन अंडरकवर एजेंट को पूरी तरह नई पहचान देकर पाकिस्तान भेजा जाएगा, जो वहां के अंडरवर्ल्ड में घुसेगा, माफिया का हिस्सा बनेगा और अंदर से पाकिस्तान की आतंकी मशीनरी को जड़ से हिला देगा। इस मिशन के लिए अजय सान्याल एक बेहद अनोखा आदमी चुनते हैं। एक ऐसा नौजवान जो खुद एक क्रिमिनल है और जिसे कुछ समय बाद या तो उम्र कैद या फांसी मिलने वाली है। उसका नाम होता है जसकीरत सिंह, जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, न परिवार, न भविष्य, न कोई उम्मीद। अजय सान्याल उसे बस एक ही बात कहते हैं कि अगर मरना ही है तो देश के काम आकर मरो, और जसकीरत इस मौके को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद उसे करीब 3 साल की खतरनाक हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हथियार, भाषा, कल्चर और बिहेवियर सब कुछ सिखाया जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद साल 2004 में उसे पाकिस्तान भेजा जाता है, जहां वो अपनी पहचान बदलकर बन जाता है हमजा अली, एक बलोच युवक। पाकिस्तान पहुंचते ही हमजा सीधा कराची जाता है और कराची के सबसे खतरनाक इलाके लियारी में कदम रखता है। लियारी कोई आम इलाका नहीं था, बल्कि पूरा टाउन गैंगस्टर्स और माफिया के कब्जे में था, क्योंकि जो लियारी को कंट्रोल करता है वही कराची, और जो कराची को कंट्रोल करता है वही पूरे पाकिस्तान में पावर रखता है। लियारी में हमजा की मुलाकात आलम से होती है, जो बाहर से एक जूस बेचने वाला लगता है, लेकिन असल में वो भी इंडिया का अंडरकवर एजेंट होता है, जो सालों से वहीं काम कर रहा था। आलम हमजा को लियारी की पूरी तस्वीर समझाता है और बताता है कि यहाँ 3 बड़े डॉन हैं। बाबू डकैत, जो पठान गैंग का लीडर है, अरशद पप्पू, उसका करीबी साथी, और रहमान डकैत उर्फ रहमान बलोच, जिसे बलोच कौम का हीरो माना जाता है, क्योंकि उसने लियारी के बलोचों के लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी थी कि रहमान बाबू डकैत की नाजायज औलाद था, और इसी वजह से दोनों के बीच खून की दुश्मनी थी। हमजा जानता था कि अगर उसे पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड तक पहुंचना है तो किसी एक बड़ी गैंग में घुसना ही होगा, और क्योंकि वो खुद को बलोच बनकर लाया था, इसलिए उसका रास्ता सिर्फ रहमान बलोच की गैंग से होकर जाता है। किस्मत भी जल्दी साथ देती है। जब आलम को पता चलता है कि एक शादी के दौरान बाबू डकैत के आदमी रहमान के बड़े बेटे नईम को मारने वाले हैं, तुरंत प्लान बनता है कि अगर हमजा रहमान के बेटे की जान बचा ले तो वो रहमान की नजर में आ जाएगा। शादी के दिन हमजा और आलम जूस बांटने वाले बनकर वहां पहुंचते हैं। तभी अचानक बाबू डकैत के लोग हमला कर देते हैं। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगती है और अफरा तफरी मच जाती है। इसी गोलीबारी में रहमान का छोटा बेटा फैजल भी फंस जाता है। हमजा पूरी जान लगाकर दोनों भाइयों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नईम को गोलियां लग जाती हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि हमजा फैजल की जान बचाने में कामयाब हो जाता है।
बाद में फैजल अपने पिता को बताता है कि हमजा ने दोनों भाइयों को बचाने की पूरी कोशिश की थी। रहमान अपने बेटे की मौत से अंदर तक टूट जाता है, लेकिन हमजा से गहराई से प्रभावित भी होता है। वो उसे इनाम देना चाहता है, लेकिन हमजा इनकार कर देता है और कहता है कि आपने बलोचों के लिए जो किया है वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। इतना ही नहीं, हमजा हमले में इस्तेमाल हुई गनों की पूरी डिटेल भी बता देता है। ये सब देखकर रहमान और उसका चचेरा भाई उजैर समझ जाते हैं कि ये लड़का सिर्फ वफादार नहीं, बल्कि बेहद तेज दिमाग वाला भी है। और यहीं से हमजा रहमान बलोच की गैंग का हिस्सा बन जाता है। रहमान बलोच की गैंग में शामिल होने के कुछ समय बाद लियारी की कहानी सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सियासत की अंधेरी गलियों में भी गहराई से उतर जाती है। क्योंकि अब यहां एंट्री होती है एक बड़े पॉलिटिशियन की, जमील जमाली, जो पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर था और सालों से लियारी से लगातार इलेक्शन जीतता आ रहा था। लेकिन असल सच्चाई ये थी कि जमील जमाली की पूरी राजनीति गुंडों और गैंग्स के सहारे चल रही थी। रहमान बलोच की गैंग उसके लिए वोट जुटाती थी, लोगों में डर फैलाती थी और बदले में जमील उन्हें खुली छूट देता था। मगर जमील के दिल के किसी कोने में एक डर लगातार पल रहा था, रहमान की बढ़ती लोकप्रियता का डर। अपने बेटे नईम की मौत के बाद रहमान अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसका दर्द अब बदले की आग बन चुका था और वो हर हाल में बाबू डकैत से हिसाब बराबर करना चाहता था। लेकिन जमील जमाली उसे रोकता है और समझाता है कि इलेक्शन सिर पर है और अगर अभी खून खराबा हुआ तो पब्लिक भड़क जाएगी और वे चुनाव हार जाएंगे। रहमान गुस्से से तिलमिला उठता है, लेकिन अपने लोगों की बात मानकर फिलहाल चुप रह जाता है। कुछ दिन बाद रहमान अपनी पूरी गैंग को बुलाता है और सबसे पूछता है कि क्या अब बाबू डकैत से बदला लेना चाहिए या नहीं। सभी लोग एक सुर में कहते हैं कि अभी नहीं, पहले इलेक्शन होने दो। इसके बाद रहमान हमजा से उसकी राय पूछता है और हमजा जानबूझकर सबके उलट जवाब देता है। वो कहता है कि बाबू डकैत ने जानबूझकर इलेक्शन से पहले हमला किया है ताकि रहमान डरकर चुप बैठ जाए। उसे लगता है कि रहमान अभी कुछ नहीं करेगा और इसी वजह से यही हमला करने का सबसे सही वक्त है। हमजा ये भी कहता है कि अगर अभी बाबू डकैत को खत्म कर दिया गया तो पूरी लियारी मान लेगी कि असली ताकत रहमान के पास है। ये बात रहमान के दिल में गहराई तक उतर जाती है और उसके फैसले को पत्थर की तरह मजबूत कर देती है। इसके बाद रहमान एक एक करके बाबू डकैत के सभी आदमियों को अलग अलग जगहों पर बेरहमी से खत्म कर देता है और आखिरकार बाबू डकैत खुद पकड़ा जाता है। रहमान अपने ही हाथों से उसे क्रूरता से मार डालता है और विडंबना यह होती है कि जिसे वो मार रहा था वही उसका असली पिता था। लेकिन उस वक्त रिश्तों से कहीं ज्यादा सत्ता और बदला अहम हो चुका था। बाबू डकैत के खत्म होते ही लियारी में रहमान का सिक्का चलने लगता है। इलेक्शन होते हैं और जमील जमाली भारी जीत हासिल कर लेता है। लेकिन जीत के जश्न में भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती, क्योंकि उसे साफ दिखाई देता है कि लियारी की जनता अब नेता से ज्यादा रहमान बलोच को पसंद करने लगी है। यहीं से जमील के मन में एक खतरनाक ख्याल जन्म लेता है कि अगर रहमान पॉलिटिक्स में आ गया तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। इधर हमजा की पोजीशन और मजबूत हो जाती है और अब वो रहमान का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका होता है। रहमान के सारे काले धंधे उसी के हाथ में होते हैं, खासतौर पर नकली हथियार और बारूद का बिजनेस। इसी बीच हमजा की मुलाकात जमील जमाली की बेटी यलीना से होती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। हमजा जानता था कि ये रिश्ता सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके मिशन का एक बेहद अहम मोहरा बनने वाला है। साल 2008 में कहानी एक और खतरनाक लेवल पर पहुंचती है जब रहमान की मुलाकात खनानी ब्रदर से होती है, जो पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन थे और हवाला, ब्लैक मनी और नकली नोटों का पूरा खेल उन्हीं के हाथ में था। वही लोग रहमान की मुलाकात आईएसआई के खतरनाक अफसर मेजर इकबाल से करवाते हैं। मेजर इकबाल रहमान से साफ शब्दों में कहता है कि उसे नकली नहीं बल्कि असली हथियार चाहिए, क्योंकि उसका मकसद भारत में बड़े आतंकी हमले करवाना था। ये हथियार बलूचिस्तान के रिबेल लीडर शिरानी के पास थे और आईएसआई खुद उनसे डील नहीं कर सकती थी, इसलिए रहमान को बीच का रास्ता बनाया जाता है। रहमान पहले इस डील से मना कर देता है क्योंकि वह बलोचों का सपोर्टर था और आईएसआई को उनकी सबसे बड़ी दुश्मन मानता था। लेकिन मेजर इकबाल उसे लालच देता है और कहता है कि अगर रहमान यह काम कर देता है तो उसे पॉलिटिक्स में ऊपर तक पहुंचा दिया जाएगा।
साथ ही यह भरोसा भी दिलाया जाता है कि ये हथियार बलूचिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। आखिरकार रहमान इस डील के लिए मान जाता है। पूरी इस डील को हमजा बहुत करीब से देख रहा था और उसे दो बातें बिल्कुल साफ समझ में आ जाती हैं। पहली की आईएसआई भारत पर एक बड़े आतंकी हमले की तैयारी कर रही है और दूसरी की खनानी ब्रदर्स इंडिया के नकली नोट छाप रहे हैं। हमजा यह सारी जानकारी आलम के जरिए इंडिया भेज देता है और अजय सान्याल तुरंत अलर्ट जारी करवाते हैं। लेकिन इसके बावजूद सब कुछ रोक पाना आसान नहीं होता। इधर जमील जमाली का डर और बढ़ता जाता है और उसे लगने लगता है कि अब रहमान पूरी तरह उसके हाथ से निकल चुका है। इसी वजह से वह अपने एक पुराने दुश्मन को वापस बुलाता है, एसपी चौधरी असलम, एक ईमानदार लेकिन बेरहम पुलिस अफसर जिसे पहले सस्पेंड कर दिया गया था। जमील उसे फिर से ताकत देता है और कहता है कि रहमान डकैत को किसी भी तरह रास्ते से हटा दिया जाए। इसके बाद चौधरी असलम एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाता है। ये कोई आम पुलिस टीम नहीं होती। ये ऐसे जवान होते हैं जो बिना सवाल किए सिर्फ ऑर्डर मानते हैं। असलम का एक ही मकसद था, लियारी को गुंडों से साफ करना और सबसे पहले रहमान बलोच को खत्म करना। इधर रहमान को अब तक यह एहसास हो चुका था कि जमील जमाली उस पर पूरा भरोसा नहीं करता, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसके खिलाफ साजिश इतनी आगे बढ़ चुकी है। इसी दौरान रहमान बलोच और उसकी गैंग बलूचिस्तान जाकर रिबेल लीडर शिरानी से भारी मात्रा में असली हथियार खरीद लेती है। ये वही हथियार थे जो आगे चलकर भारत पर बड़े हमलों में इस्तेमाल होने वाले थे। डील पूरी हो जाती है, लेकिन जब हथियारों की डिलीवरी का दिन आता है तभी एक अजीब घटना हो जाती है। रहमान के छोटे बेटे फैजल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। रहमान अपनी बीवी और बेटे को लेकर तुरंत हॉस्पिटल निकल जाता है। वह हथियारों की डिलीवरी की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद लोगों उजैर और हमजा को सौंप देता है। उधर उजैर और हमजा हथियारों की खेप लेकर मेजर इकबाल के पास पहुंचते हैं। वहीं पर हमजा देखता है कि ये हथियार कुछ जवान लड़कों को दिए जा रहे हैं। इनमें से एक चेहरा उसे खास तौर पर याद रह जाता है, अजमल कसाब। यहीं पर हमजा को एक और झटका लगता है। मेजर इकबाल बताता है कि भारत पर होने वाले हमले की तारीख अब बदल दी गई है। यह सुनकर हमजा को लगता है कि शायद उसकी पोल खुल चुकी है, लेकिन तभी मेजर इकबाल उसे एक और जगह ले जाता है। वहां एक भारतीय जासूस को बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा होता है। मेजर इकबाल उसे दिखाकर कहता है कि यही वह आदमी है जिसने पहले अटैक की खबर लीक की थी। हमजा यह सब देखकर अंदर से टूट जाता है, लेकिन बाहर से वह खुद को संभाले रखता है। उसे तसल्ली सिर्फ इस बात की होती है कि अभी तक उसका राज नहीं खुला है। उधर दूसरी तरफ जब रहमान अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है, तभी रास्ते में चौधरी असलम की टास्क फोर्स उसकी गाड़ियों पर हमला कर देती है। भारी फायरिंग होती है, अफरा तफरी मच जाती है। आखिरकार चौधरी असलम खुद सामने आता है और रहमान बलोच को गिरफ्तार कर लेता है। असलम उसे सीधे थाने नहीं ले जाता, वह उसे एक सुनसान इलाके में ले जाकर मारने का प्लान बना चुका होता है। इधर जैसे ही रहमान की गिरफ्तारी की खबर हमजा और उजैर तक पहुंचती है, हमजा को कुछ गड़बड़ लगती है। उसे शक होता है कि फैजल की तबीयत अचानक ऐसे ही खराब नहीं हुई थी। वह रहमान के घर के एक नौकर को पकड़ता है और उसे बुरी तरह पीटकर सच्चाई उगलवाता है। तब पता चलता है कि उस नौकर ने फैजल के खाने में कुछ मिलाया था और वह नौकर अरशद पप्पू नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करता था, जो बाबू डकैत का पुराना साथी था। अब हमजा को पूरी तस्वीर साफ दिखने लगती है। यह सब एक सोचा समझा प्लान था ताकि रहमान हथियारों की डिलीवरी छोड़कर हॉस्पिटल जाए और रास्ते में पकड़ा जाए। हमजा और उजैर तुरंत जमील जमाली को फोन करते हैं और कहते हैं कि अगर वह चाहता है कि लियारी शांत रहे तो रहमान को तुरंत छुड़वाया जाए। जमील ऊपर से हां कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश होता है, क्योंकि यही वह चाहता था। इसी बीच यलीना हमजा को एक वीडियो भेजती है। उस वीडियो में उसका पिता जमील जमाली, चौधरी असलम और अरशद पप्पू तीनों मिलकर रहमान को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। यलीना यह सब हमजा के लिए रिकॉर्ड करती है, क्योंकि वह उसे सच्चा प्यार करती थी। हमजा यलीना को अपने घर बुला लेता है और उसे वहीं रुकने को कहता है। इसके बाद वह जमील को वहीं वीडियो भेजता है और साफ धमकी देता है, अगर रहमान को कुछ हुआ तो यह वीडियो पूरे पाकिस्तान में वायरल कर दी जाएगी। और साथ ही वह यह भी कहता है कि यलीना की जान उसके हाथ में है। जमील घबरा जाता है और तुरंत चौधरी असलम को फोन करता है कि रहमान को छोड़ दिया जाए, लेकिन चौधरी असलम अब जमील की भी नहीं सुनता। वह रहमान को मारने का फैसला कर चुका होता है। जब यह खबर हमजा तक पहुंचती है तो वह उजैर और अपने कुछ आदमियों के साथ सीधे टास्क फोर्स के ऑफिस पर हमला कर देता है। भयानक फायरिंग होती है,
कई पुलिस वाले मारे जाते हैं। यह देखकर चौधरी असलम मजबूर हो जाता है। वह अपने लोगों की जान बचाने के लिए रहमान को छोड़ देता है। इस तरह हमजा एक बार फिर रहमान को मौत के मुंह से खींच लाता है और इसी के साथ रहमान का भरोसा हमजा पर पूरी तरह अटूट हो जाता है। अब रहमान को लगता है कि अगर इस दुनिया में कोई उसका सगा है तो वह सिर्फ हमजा है। लेकिन असल खेल अब शुरू होने वाला था। रहमान को छुड़वाने के बाद हालात कुछ वक्त के लिए शांत जरूर हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ और ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। रहमान अब हमजा पर आंख बंद करके भरोसा करने लगता है। उसे लगता है कि जिसने 2 बार उसकी जान बचाई है वह कभी उसे धोखा नहीं दे सकता। उधर चौधरी असलम के दिल में आग लगी हुई थी। उसकी पूरी टास्क फोर्स तबाह हो चुकी थी और उसकी बेइज्जती भी हो चुकी थी। अब उसके लिए यह सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि पर्सनल बदला बन चुका था। इसी बीच कहानी पहुंचती है 26 नवंबर 2008 पर। उस दिन आईएसआई के भेजे हुए आतंकी मुंबई पर हमला कर देते हैं। जब यह खबर पाकिस्तान में फैलती है तो मेजर इकबाल, खनानी ब्रदर्स और रहमान बलोच सब खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने इंडिया को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन हमजा अंदर से टूट जाता है। वह जानता था कि हमला होने वाला है, फिर भी वह उसे रोक नहीं पाया। उस रात वह अकेले बैठकर पहली बार सोचता है कि क्या वह सही कर रहा है या नहीं। गुस्से में वह चाहता है कि उसी वक्त मेजर इकबाल, खनानी ब्रदर्स और रहमान तीनों को मार डाले। लेकिन तभी आलम उसे रोक देता है। वह समझाता है कि अगर अभी कोई भावनात्मक गलती हुई तो पूरा मिशन बर्बाद हो जाएगा। हमजा खुद को संभाल लेता है और इंतजार करने का फैसला करता है। समय आगे बढ़ता है और साल 2009 आता है। अब रहमान बलोच खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना लेता है, पीपल्स अमन कमेटी। इस पार्टी को पाकिस्तान के पीएम तक का सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि मेजर इकबाल ऊपर तक सिफारिश कर चुका था। रहमान अब सिर्फ डॉन नहीं रहा, वह एक पॉलिटिकल लीडर बन चुका था। यह सब देखकर जमील जमाली अंदर से टूट जाता है। जिस आदमी को वह कभी इस्तेमाल करता था वही अब उसके सिर पर बैठ चुका था। इस सब के बीच यलीना अपने पिता का घर छोड़ देती है और हमजा के साथ रहने लगती है। यह बात जमील को और ज्यादा तोड़ देती है। कुछ समय बाद हमजा जमील से मिलने जाता है। वह बहुत शांति से लेकिन बहुत खतरनाक बात कहता है। वह कहता है कि जमील ने अब तक अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर किसी से हाथ मिलाया है, लेकिन गुंडे कभी भी किसी को धोखा दे सकते हैं। अगर जमील सच में अपनी पावर बचाना चाहता है तो उसे किसी ऐसे इंसान का साथ चाहिए जो उसका अपना हो। जमील को धीरे धीरे समझ आ जाता है कि हमजा किस तरफ इशारा कर रहा है। हमजा असल में यलीना का हाथ मांग रहा था। जमील यह भी समझ जाता है कि अगर हमजा उसका दामाद बन गया तो वह उसकी मदद से रहमान, अरशद और बाकी सबको एक एक करके खत्म कर सकता है। आखिरकार जमील इस रिश्ते के लिए हां कर देता है। हमजा और यलीना की शादी हो जाती है। शादी में पूरा अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद होता है। यहीं पर मेजर इकबाल रहमान को एक नई डील देता है। वह कहता है कि 15 अगस्त 2009 को अमृतसर में मुंबई जैसा हमला किया जाएगा। इसके लिए एक और बड़ी हथियारों की खेप चाहिए थी। रहमान इसके लिए तैयार हो जाता है। अब हमजा को पता चल चुका था कि अगला हमला और भी बड़ा होने वाला है, लेकिन इस बार वह इंतजार नहीं करता। वह अंदर ही अंदर रहमान को खत्म करने का पूरा प्लान बना चुका होता है। वह जानता था कि अगर रहमान जिंदा रहा तो हमले रुकने वाले नहीं हैं, और यहीं से हमजा का सबसे खतरनाक खेल शुरू होने वाला था। हमजा बिल्कुल साफ समझ चुका था कि रहमान बलोच को जिंदा छोड़ना मतलब आने वाले वक्त में और सैकड़ों बेगुनाहों की मौत। इसीलिए वह आखिरी चाल चलने का फैसला करता है। मेजर इकबाल ने जो नई हथियारों की डील तय की थी उसका माल फिर से बलूचिस्तान के रिबेल लीडर शिरानी से आना था, लेकिन हमजा जानबूझकर डिलीवरी की तारीख ऐसी रखता है जिस दिन रहमान को एक सरकारी प्रोग्राम में जाना होता है। वह प्रोग्राम था एक वाटर पाइपलाइन का उद्घाटन। योजना बिल्कुल साफ थी। डिलीवरी के वक्त रहमान के साथ उसकी पूरी गैंग नहीं होगी। 9 अगस्त 2009 का दिन आता है। रहमान कुछ गिने चुने लोगों के साथ उद्घाटन के लिए निकलता है। उजैर और बाकी आदमी हथियार लेने के लिए दूसरी तरफ निकल जाते हैं। अब मैदान पूरी तरह हमजा के लिए खाली था। उद्घाटन से लौटते वक्त हमजा खुद गाड़ी ड्राइव करता है। रहमान पीछे बैठा होता है। थोड़ी देर बाद रहमान को कुछ गड़बड़ लगती है। वह देखता है कि गाड़ी अपने आदमियों की तरफ नहीं बल्कि एक सुनसान जंगल की ओर जा रही है। वह गाड़ी रुकवाने को कहता है, लेकिन हमजा नहीं रोकता। अब रहमान को यकीन हो जाता है हमजा उसे मारने ले जा रहा है। रहमान और उसके आदमी चलती गाड़ी में ही हमजा पर हमला कर देते हैं। हमजा गाड़ी को तेज करता है और जानबूझकर एक जगह जाकर क्रैश कर देता है। इसी पल चौधरी असलम की टास्क फोर्स चारों तरफ से घेर लेती है। हमजा मौका देखकर जंगल की तरफ भाग जाता है। रहमान का एक आदमी उसका पीछा करता है। दोनों में हाथापाई होती है और हमजा उसे वहीं मार देता है।
उधर रहमान पुलिस से बचकर जंगल के अंदर भागता है। वहीं उसका सामना सीधे चौधरी असलम से हो जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। तभी हमजा भी वहां पहुंच जाता है और असलम का साथ देता है। रहमान को बुरी तरह पीटा जाता है। वह आधा मरा हुआ हो चुका होता है। आखिरकार चौधरी असलम उसके गले में गोली मारता है, जानबूझकर, सिर में नहीं। यह सब पहले से तय था। हमजा चाहता था कि रहमान थोड़ी देर जिंदा रहे। अब असली ड्रामा शुरू होता है। हमजा सबके सामने रहमान को बचाने का नाटक करता है। वह उसे कंधे पर उठाता है, एक ऑटो रोकता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है। रास्ते में वह उजैर को फोन करता है और कहता है कि एएसपी चौधरी ने रहमान को गोली मार दी है और वह उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। यह खबर आग की तरह फैल जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रहमान दम तोड़ देता है, लेकिन लोगों को यही लगता है कि हमजा ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। कुछ देर बाद उजैर भी हॉस्पिटल पहुंचता है। हमजा उसे यकीन दिलाता है कि रहमान को असलम ने मारा है। अब पूरे लियारी में एक ही कहानी चलती है। एसपी चौधरी ने रहमान बलोच का एनकाउंटर किया और हमजा आखिरी वक्त तक उसके साथ खड़ा रहा। इस तरह हमजा लियारी की नजरों में हीरो बन जाता है। अब रहमान की जगह वह ले चुका था। रात में हमजा अकेले बैठकर अपनी डायरी खोलता है। वह रहमान बलोच का नाम धीरे से काट देता है और अगले नाम को देखता है, अगला टारगेट। यहीं पर फिल्म खत्म होती है, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आता है, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले पार्ट में हमजा की असली पहचान, जसकीरत सिंह की पूरी बैक स्टोरी और पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड का अंत दिखाया जाएगा। यानी ऑपरेशन धुरंधर अभी जारी है।